हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन बेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। आज ये जो वीडियो है इसमें हम गुप्त युगीन भू व्यवस्था के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि गुप्त काल में जो भू व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन समझने लायक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं गुप्तकालीन भू व्यवस्था। क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं गुप्तकालीन भू व्यवस्था। बात समझ में आई आपको? तो गुप्तकालीन भू व्यवस्था जो है उसमें भूमि के प्रकार, भूमि के वर्गीकरण और किस प्रकार की भूमि किस समय थी, इन सारी बातों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि किस भूमि का जो मार्जिन था वो उस समय ज़्यादा था। देखिए तो सबसे पहले हम इसमें जो पॉइंट लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं भूमि के प्रकार। किसके? भूमि के प्रकार। ठीक है, किसके प्रकारों की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं भूमि के प्रकारों के बारे में बात। तो सबसे पहले जो भूमि है वो हमें पहली उसको बोलते थे क्षेत्र भूमि। क्या बोला जाता है इस भूमि को? इस भूमि को बोला जाता है क्षेत्र भूमि। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्षेत्र भूमि जो है ये किस प्रकार की भूमि है? तो जो खेती योग्य भूमि होती है, खेती योग्य भूमि को क्या ये भूमि कहते हैं? क्षेत्र भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्षेत्र भूमि के नाम से। किस नाम से जानते हैं? तो जो भूमि खेती करने के योग्य है उस भूमि को क्षेत्र भूमि के नाम से जाना जाता है। सीधी सी परिभाषा है, कोई बड़ा इसमें वक्तव्य नहीं है। अब देखिए हम दूसरी भूमि की बात करें तो दूसरी भूमि जो थी उसको सिल बोलते थे। क्या बोलते थे? सिल बोलते थे, या उस भूमि को क्या बोला जाता था? खिल्ले बोला जाता था। क्या बोला जाता था? खिल्ले। तो सिल भूमि या खिल्ले भूमि। ठीक है, अब इस सिल भूमि या खिल्ले भूमि क्या होती थी? तो ऐसी भूमि जो बंजर होती है। कैसी भूमि? जो बंजर भूमि होती है उसको गुप्त काल में सिल या खिल्ले बोला जाता था। तो लिखना है बंजर भूमि को गुप्त काल में, किसमें? गुप्त काल में सिल भूमि या खिल्ले भूमि बोला जाता है, बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उस भूमि को सिल भूमि या खिल्ले भूमि बोला जाता था। तीसरा है छिद्र भूमि न्याय। तीसरा क्या है? तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है? छिद्र भूमि न्याय। छिद्र भूमि न्याय। आप लोग सोच रहे खेती करने योग्य हमने देख ली और बंजर भूमि हमने देख ली, तो ये किस प्रकार की भूमि है? तो ये छिद्र भूमि न्याय का मतलब ये होता है कि ऐसी भूमि जिसका उपयोग आप खेती के लिए भी कर सकते हो, जिसका उपयोग आप गैर खेती के काम में भी कर सकते हो। कहोगे ऐसा क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि आप लोग देखते हो ना, कोई गांव होता है तो गांव के समीप कोई ज़मीन होती है। ठीक है, अब जब वो ज़मीन खाली पड़ी रहती है तो उसमें क्या है? खेती कर दी जाती है। लेकिन जब खेती नहीं करते तो उसको विभिन्न कामों में ले लिया जाता है। जैसे वहाँ पे अपने बैल बांध दी, वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, वहाँ पे कोई कार्यक्रम कर दिया, उस स्थल को किसी दूसरे काम में यूज़ कर लिया, कोई विभिन्न कामों में उस ज़मीन को यूज़ कर लेते हैं। तो छिद्र भूमि न्याय बोलते हैं ऐसी भूमि जो गैर कृषि, मतलब कृषि ना करने के अलावा और कोई दूसरा काम करें, तो गैर कृषि एवं कृषि दोनों में, कृषि एवं गैर कृषि, कृषि दोनों में यूज हो, दोनों में प्रयोग आने वाली है।
दोनों में प्रयोग आने वाली जो भूमि होती है उसको छिद्र भूमि न्याय बोलते हैं। ऐसी भूमि जो गैर कृषि और कृषि दोनों में, देखो दोनों दो बार लग गया, तो दोनों में प्रयोग आने वाली हो। अब देखिए चौथी जो भूमि है उसको बोलते हैं वास्तु। कौन सी भूमि? वास्तु भूमि। अब वास्तु भूमि का मतलब क्या होता है? देखो वास्तु तो वास करने वाली भूमि, ठीक है। तभी तो मकान बनाते हैं जब वास्तु दोष देखा जाता है कि इसमें वास्तु दोष है या नहीं है। तो वास्तु भूमि तो वास करने योग्य भूमि, सीधी सी परिभाषा है, कुछ भी नहीं है। वास करने योग्य भूमि कौन सी भूमि? वास करने योग्य भूमि। कौन सी भूमि? वास करने योग्य भूमि क्या कहलाती थी? तो वास करने योग्य भूमि वास्तु कहलाती थी। अब देखो एक और भूमि होती थी अप्रहत। क्या बोला जाता था? अप्रहत भूमि। अब ये किस प्रकार की भूमि है? अप्रहत भूमि का मतलब होता है कि ऐसी भूमि जिसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया, जो भूमि जंगलों में होती है, जो भूमि वनों में होती है, जिस पर हल ना चलाया गया हो, ठीक है। ऐसी भूमि जिस पर हल ना चलाया गया, जो जंगलों में पड़ी रहती है, जहाँ खेती बाड़ी नहीं करते, घास फूस उगा रहता है, उसको बोलते हैं अप्रहत भूमि, ठीक है। तो सीधे सा मतलब है जिस भूमि पर हल ना चलाया गया हो हल ना चलाया गया हो, तो जिस भूमि पर हल नहीं चलाया गया हो उसको बोलते हैं अप्रहत भूमि। बात समझ में आई आपको? चलिए अब देखो बृहदे भूमि। बृहदे भूमि ऐसी भूमि, बात समझ में आई? ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को, ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को भरण पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए, पोषण के लिए प्रदान की जाती हो, के लिए प्रदान की जाती हो, तो उसको बोलते हैं बृहदे भूमि। ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को भरण पोषण के लिए प्रदान की जाती हो, ठीक है। तो ये पूरा बोर्ड भर चुका है, अभी तक एक लाइन और आ सकती है अधिकतम इसमें, उसके बाद हम मिटाने के बाद लिखेंगे। एक और भूमि होती है जिसको बोला जाता है अप्रदा भूमि, ठीक है। अप्रदा भूमि, प्रदा, अप्रदा, तो अप्रदा भूमि बोलते हैं ऐसी भूमि जिस पर बिना बंदोबस्त की जो भूमि होती है, ठीक है, जिस पर बंदोबस्त प्रभावी नहीं होता। तो लिखना है बिना बंदोबस्त की भूमि। बिना बंदोबस्त की जो भूमि थी वो किस प्रकार की भूमि थी? अप्रदा भूमि थी। तो ये आपको भूमि के प्रकार पता चल गए। भूमि के प्रकार जिसमें क्षेत्र भूमि, शिल भूमि, छिद्र भूमि, वास्तु भूमि, अप्रद भूमि, बृहदे भूमि, अप्रदा भूमि। अब देखिए एक और भूमि थी जिसको अग्रहार भूमि बोलते थे। मैं ऊपर लिख रहा हूं अग्रहार भूमि, अग्रहार भूमि, ठीक है। अग्रहार भूमि का मतलब ये होता है कि ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को या फिर मंदिरों को, ब्राह्मणों को शैक्षिक कार्य के लिए और मंदिरों के निर्माण के लिए जो भूमि प्रदान की जाती है, ऐसी भूमि को बोलते हैं अग्रहार भूमि। तो लिख लेना आप लोग, मंदिरों के निर्माण हेतु, मंदिरों के निर्माण हेतु एवं शिक्षा के लिए, किसके लिए? शिक्षा के लिए जो भूमि प्रदान की जाए, मंदिरों के निर्माण के लिए और शिक्षा के लिए जो भूमि प्रदान की जाए
गुप्तकालीन भू राजस्व व्यवस्था के लिए जो भूमि प्रदान की जाए, उसमें ये 8 प्रकार की भूमियां मैंने आपको बताई हैं। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की भूमियां बताई हैं। जल्दी से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो 5 सेकंड है। चलिए तो मिटा दें इसको हम। भूमि के प्रकार: गुप्तकालीन भू व्यवस्था, अग्रहार भूमि, शिक्षा मंदिर के लिए, क्षेत्र भूमि, खेती योग्य भूमि, सिल या खिल्ले बंजर गुप्तकालीन भूमि, ठीक है। छिद्र भूमि, ऐसी भूमि जो गैर कृषि कार्य के लिए हो। वास्तु भूमि, वास करने की। अप्रत भूमि, जिस भूमि पर हल न चलाया जा सके। बृहदि भूमि, ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए हो। और अप्रता भूमि जो जिस पर बंदोबस्त प्रभावी ना हो। तो इन भूमियों को आप 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आसानी से आपको ये याद हो जाएंगी, ठीक है। कोई खास नहीं है, सबके नामांकन के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। अब देखिए, भूमि है तो स्वाभाविक है उस पर भूमि कर होगा, और भूमि कर कौन कौन से होंगे वही तो बता रहा हूं मैं। क्या? भूमि कर, ठीक है। लिखिए, भूमि कर, भूमि पर लगने वाला जो कर होता है। अब देखिए, स्वाभाविक है राजा का शासन है, राज व्यवस्था है, राज सत्तात्मक शासन है, तो स्वाभाविक है कि राजा के द्वारा जो करों का निर्धारण किया जाता होगा वो उस समय प्रभावी रूप से क्या होता होगा? मान्य होगा। तो इसलिए भूमि कर में सबसे पहला पॉइंट यही है कि भूमि का स्वामी, भूमि का स्वामी। भूमि का स्वामी कौन? राजा। देखिए, राजा का शासन व्यवस्था है जो जब तक चलता था तब तक वो उसका है, उसके बाद नहीं है, ठीक है। तो राजा जो भी हो वो उस समय क्या होता था? भूमि का स्वामी होता था। अब देखिए, एक बात कही गई है, कहाँ कही गई है? नारद स्मृति में कही गई है, ठीक है। नारद स्मृति में ये बात कही गई है। देखिए, वैसे आप लोग इन नारद स्मृति हो गई, उपनिषद हो गए, वेद हो गए, वेदांग हो गए, इनका अध्ययन नहीं करते, तो आप इस माने से इनकी बातें हैं वो आपको जानने का मौका मिलेगा। तो नारद स्मृति ये कहती है कि जो प्रजा है, प्रजा राजा को इसलिए कर देती है, इसलिए कर देती है, इसलिए कर देती है ताकि राजा बदले में उनको सुरक्षा प्रदान करे। क्या करे? सुरक्षा प्रदान करे। बात समझ में आई आप लोगों को? तो नारद स्मृति ये कहती है कि प्रजा राजा को इसलिए कर देती है, कर का मतलब क्या होता है सब जानते हैं आप लोग, टैक्स, ताकि राजा बदले में उसको सुरक्षा प्रदान करे, जो जनता है उसको क्या करे? सुरक्षा प्रदान करे। अब देखिए, राजा जो है वो भूमि पर 1/6 हिस्सा क्या लगाता था? टैक्स लगाता था। राजा भूमि पर 1/6 1/6% टैक्स या कर लगाता था। तो राजा जो है वो टैक्स लगाता था। कितना टैक्स लगाता था? 1/6, यानी कि आप लोग मान लीजिए ये एक खेत है, ठीक है। ये क्या है? एक खेत है, और इसके हम 1 2 3 4 5 और एक 6, तो इसका जो 6 है, तो इसका जो एक हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये किसका होगा? ये राज्य का होगा, ठीक है। किसका होगा? राज्य का होगा। तो ये टैक्स का प्रावधान था, टैक्स, ठीक है। इतना हिस्सा किसका होगा? राज्य का होगा। 1/6 जो है वो टैक्स लगाया जाता था।
किसके द्वारा लगाया जाता था? राजा के द्वारा टैक्स जो है वो लगाया जाता था। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार के टैक्स भी लगाए जाते थे। देखिए अन्य टैक्स, अन्य प्रकार के टैक्स भी लगाए जाते थे। देखिए जैसे गुल्म बोलते हैं, गुल्म टैक्स लगता था एक। अब आप लोग सोचोगे सब गुल्म क्या है? तो गुल्म का मतलब होता है वन में उत्पन्न होने वाला जो सामग्री होती थी ना, कि देखो वन में बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाती थी, उनको बोने की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी पेड़ हो गया तो आप लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो उस पर क्या लगता था? टैक्स लगता था। उसको बोलते थे गुल्म टैक्स। क्या बोलते थे? गुल्म टैक्स। तो इसमें लिख लेना सामने, वन में उत्पन्न सामग्री पर लगने वाला टैक्स, ठीक है। तो गुल्म बोलते हैं वन में उत्पन्न सामग्री पर लगने वाला जो टैक्स होता है उसको क्या बोला जाता है? गुल्म बोला जाता है। अब देखिए एक होता है मे। क्या होता है? मे होता है, मे। अब आप सोचोगे मे टैक्स को क्या बोलते हैं? तो ये जो अन्य होता है, अन्य का मतलब होता है नाज, अनाज, ठीक है। तो अन्य के रूप में लिया जाने वाला टैक्स, अन्य के रूप में लिया जाने वाला टैक्स, लिया जाने वाला टैक्स, अन्य के रूप में जो टैक्स लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मे बोलते हैं। एक होता है हिरण्य, हिरण्य भाग है टैक्स के किस प्रकार से, तो ये दिख रहा है ना हिरण्य। हिरण्य बोलते हैं धन के रूप में लिए जाने वाला टैक्स, अन्य के रूप में मे बोलते हैं, और हिरण्य बोलते हैं धन के रूप में लिया जाने वाला टैक्स, ठीक है। तो हिरण्य बोलते हैं जो धन के रूप में टैक्स लिया जाता है। राजस्व, अब देखो यहां पे लिख रहा हूं ऊपर, राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत, राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत भूमि कर था। क्या था? राजस्व का सबसे बड़ा जो स्रोत था वो क्या था? भूमि कर था, ठीक है। तो भूमि कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत था, आपको याद रखना है। और दूसरे नंबर का, सेकंड नंबर पर जो टैक्स सबसे ज्यादा लिया जाता था वो था चुंगी कर, जिसको आजकल क्या बोलते हैं? टोल टैक्स बोलते हैं ना, टोल टैक्स। तो वो उस समय चुंगी कर होता था। सड़क पे से सामान ले जाने की एवज में चुंगी कर प्राप्त किया जाता था। तो फर्स्ट नंबर पर राजस्व टैक्स हो गया और दूसरे नंबर पर चुंगी कर टैक्स हो गया। इसका जो काम देखता था ना उसको बोलते थे सैल्विक। जो चुंगी कर टैक्स वसूलने का जो काम करता था उसको किस नाम से जानते थे? उसको सैल्विक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए, तो ये इस प्रकार आप लोगों ने इसमें समझा कि टैक्स के क्या क्या प्रकार रहे हैं। अब जल्दी से 5 सेकंड है, आप इसे मिटाइए। इसके बाद 2-4 कुछ अधिकारी हैं। अधिकारी का मतलब होता है कृषि से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कराएंगे कि भाई कौन से अधिकारी की क्या क्या जिम्मेदारी होती थी। तो फटाक से इसको उतारिए, उसके बाद आपका 1-2 मिनट और लेंगे। चलिए मिटा दें इसको। तो देखिए सेकंड नंबर का टैक्स चुंगी कर होता है जो सैल्विक लेता है। राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत भूमि कर होता है। भूमि कर का स्वामी राजा होता था। नारद स्मृति में ये बात लिखी हुई है कि प्रजा राजा को इसलिए टैक्स देती है ताकि राजा बदले में क्या करे? उनकी सुरक्षा करे। इसके बाद राजा जो है वो भूमि कर पर 1/6 1/6 टैक्स लगाता था। अन्य टैक्स जो थे उनको गुल्म बोलते थे, वन में उत्पन्न होने वाली जो सामग्री होती है। इसके अलावा मे बोला जाता था। मे का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो, अन्य के रूप में। और हिरण्य का मतलब होता है टैक्स के रूप में जो कर प्राप्त किया जाता था। इससे संबंधित मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग सीरियस होकर सारी बातें सुन रहे हो तो एक मच्छर घूम रहा है। चलो अब देखिए टैक्स लेने वाले अधिकारी, आप लोग कर लिख सकते हो टैक्स लेने वाले अधिकारी। टैक्स लेने वाले जो अधिकारी हैं उनको क्या बोलते हैं? अब आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा अधिकारी कौन सा टैक्स लिया करता था, ठीक है। कौन सा अधिकारी जो है वो कौन सा टैक्स लिया करता था। अब देखिए एक एक करके हम इनका अध्ययन करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा।
पहले हम बात करते हैं ध्रुवाधिकरण की। देखो सबसे पहला जो अधिकारी है ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण का मतलब क्या होता है? ध्रुवाधिकरण का सीधा सा मतलब होता है वो अधिकारी जो धन का संग्रह करता था। ठीक है, क्या करता था? धन का संग्रह जो करता था उसको बोलते थे ध्रुवाधिकरण। दूसरा होता था क्या होता था? महाचपटलिक। महाचपटलिक का क्या मतलब था? महाचपटलिक का सीधा सा मतलब था कि वो अधिकारी जो लेखा जोखा रखता था। ठीक है, क्या रखता था? वो अधिकारी जो लेखा जोखा रखता था। ध्रुवाधिकरण का मतलब होता है कर का संग्रह करने वाले अधिकारी को बोलते थे ध्रुवाधिकरण, और महाचपटलिक बोलते थे जो लेखा जोखा है वो रखता था। अब देखिए एक पद होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कर्णिक। क्या बोलते हैं? कर्णिक बोला जाता है। और कर्णिक का काम क्या होता था? भूमि संबंधित अभिलेखों का जो संरक्षण करता था। कर्णिक का मतलब होता है जो भूमि संबंधित जो अभिलेख होते हैं उनका क्या करता था? संरक्षण करता था, उसको बोलते थे कर्णिक। और चौथा जो अधिकारी होता था उसको दिविक बोलते थे। क्या बोलते थे? दिविर बोलते थे। दीविर। तो इसका मतलब क्या होता था? इसको लेखक वो कहते हैं, एक प्रकार से लिखने वाला। उस गुप्त काल में क्या बोलते थे? इसको दिविर बोलते थे। ठीक है, जो सब कुछ लिखे। तो एक होता था न्यायाधिकरण। क्या होता था? पांचवा जो होता था उसको बोलते थे न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण का काम क्या होता था कि अगर खेती या भूमि से संबंधित मामलों को लेकर किसी में विवाद हो जाता है तो ऐसे मामलों का निपटारा कौन करता था? तो वो करता था न्यायाधिकरण। बात समझ में आई? कौन करता था? न्यायाधिकरण करता था। तो ये आपके भूमि से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट अधिकारी हो गए। उम्मीद है याद हो गए होंगे आपको। ध्रुवाधिकरण कर को संग्रह करने वाला। ठीक है, महाचपटिक जो लेखा जोखा है वो रखता था। ठीक है, इसके बाद कर्णिक है, इसके बाद दिविर है और इसके बाद न्यायाधिकरण है। तो सब सरल हैं, बताइए। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगा कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। अगर हिस्ट्री से संबंधित कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।